नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में। अपन बातें कर रहे हैं होमवर्क की और अभी कौन से लेक्चर की 1 2 3 4 हो गया 5 की बातें शुरू करनी। 5 में सवाल मेजोरिटी ऑफ सवाल कम ही थे, लेकिन ज़्यादातर सवाल अच्छे होंगे। वो जेई के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, तो उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से ट्राई किए होंगे। कौन सा सवाल था भैया? क्वेश्चन नंबर 124 तो पहला ही सवाल दिया गया था। हाँ, पहला सवाल जेई 1993 का है, तो अच्छा ही होगा। पुराने जमाने का जेई के सवाल बहुत ही बेहतरीन रहा करते थे। तो एक बड़ा सा सवाल है जिसको पढ़ने का और सॉल्यूशन की तरफ प्रस्थान करते हैं अपन। सवाल नंबर 1 देखते हैं कि क्या ये सवाल बोल रहा है। सवाल अपने को बोल रहा है एक हेमी स्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस आपको दिया है और रोटेट कर रहा है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा दी हुई है, यानी इस तरह का एक बाउल है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही कैसा है, शेप कैसा है? हेमी स्फेरिकल है। वर्टिकल एक्सिस हमने यहाँ पे बना दी है और ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है। इसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? रेडियस आपको सवाल में दिया हुआ है 0.1 मीटर। क्या दिया हुआ है? 0.1 मीटर। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। पार्टिकल जो है इस पे फ्रिक्शनलेस ऑन ए फ्रिक्शनलेस इनर सरफेस ऑफ बाउल इज आल्सो रोटेटिंग विद द सेम स्पीड है। फ्रिक्शनलेस है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और एक मास है जो है m इज इक्वल टू 10 की पावर -2 kg। m इज इक्वल टू 10 की पावर -2 kg का मास वहां पे रखा हुआ है। अच्छा, द पार्टिकल इज एट ए हाइट h फ्रॉम द बॉटम है, यानी फ्रिक्शन नहीं है और बॉटम से कितनी हाइट पे है पार्टिकल? h हाइट पे है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं। क्या मान लिया है? कैपिटल R। यहाँ से h हाइट पे, यानी कहीं यहाँ पे अपन इस पार्टिकल को रख देते हैं जिसका मास m है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये भी ऐसे घूम रहा होगा। मैंने कहा हाँ, उसका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं। ये आपका सेंटर से दूरी हो जाएगी कैपिटल R के बराबर। ये क्या हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर। मैंने कहा बहुत बड़ा, ऐसा बहुत ही खूबसूरत। हो ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन h एंड अल्फा। अच्छा, मिनिमम व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ओमेगा नीडेड इनटू नॉन जीरो वैल्यू ऑफ h है। पहले a करते हैं, पहले a अपन करते हैं कि भाई h की मिनिमम वैल्यू जो है, h नॉन जीरो हो कुछ तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें, माना कि ये वाला एंगल क्या है? थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो इस पे नॉर्मल कैसे लग रहा होगा? मैंने कहा ऐसे लग रहा होगा। नॉर्मल कैसे लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा। नीचे क्या लग रहा होगा? अगर आप ध्यान से देखें, इसकी परपेंडिकुलर मैंने ऐसे डाल दी है। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो है, ये वापस परपेंडिकुलर, ये आपका थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, अब आप ध्यान से देखिए, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। नीचे की डायरेक्शन में इस पे क्या लग रहा होगा? mg का ये वाला कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा mg cos थीटा। क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? मैंने कहा इधर वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। mg sin थीटा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ। क्या लग रहा होगा? ये है आपके पास m ओमेगा स्क्वायर r। मैं यहीं पे बैठ गया, थीटा बन के इसके ऊपर, तो मेरे लिए लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r। क्या है? ये वाला रेडियस है। कौन सा वाला? जिसका सेंटर यहाँ पे होगा और जो ये सर्कुलर कर रहा होगा, ऐसा। मैंने कहा अच्छा। अब आप ध्यान से देखें, अच्छा ये वाला एंगल आपके लिए थीटा है, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। मैंने कहा अच्छा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें, अगर देखें तो इसका इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा वो mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, तभी वो स्लिपिंग नहीं करेगा। अच्छा, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? मैंने कहा वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। जो है m ओमेगा स्क्वायर r का उधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा, है ना। और नॉर्मल क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्मल आपका आ जाएगा mg cos थीटा प्लस आपके पास m ओमेगा स्क्वायर r का sin थीटा वाला कंपोनेंट, यानी कि इधर वाला कंपोनेंट का। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है। अच्छा, क्या मैं यहाँ से tan थीटा लिख सकता हूँ? अगर मैं tan थीटा की बात करूँ, किसकी बात करूँ? tan थीटा की बात करूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा?
टेन थीटा, कोस थीटा को इधर ले गया तो ये बच जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। और ये वाली जो दूरी है, ये वाली पूरी दूरी क्या है, ये आर है। ये वाली हाइट अगर एच है तो ये वाली हाइट क्या रह गई मेरे लिए, ये वाली हाइट मेरे लिए रह जाएगी आर माइनस एच। क्या रह जाएगी, आर माइनस एच। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखो तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से बोलिएगा। टेन थीटा को क्या मैं आर डिवाइडेड बाई आर माइनस एच लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा एच अगर नॉन जीरो है तो आर जीरो नहीं हो सकता, आर जीरो नहीं हो सकता तो मैं यहां से काट सकता हूं। तो मेरे लिए आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, जी आ जा रहा है। मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे तो चाहिए भैया। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो आर माइनस एच जो है वो आपका हो गया है, आर माइनस एच हो गया आपका जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं h को ये लिख सकता हूं, यहां से h को क्या लिखूंगा, वो आ जाएगा r माइनस जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, आर माइनस जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। मुझे क्या बोला गया कि h नॉन जीरो है, यानी h कुछ भी है ग्रेटर देन जीरो। अगर ये कुछ भी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब r जो है दैट इज ग्रेटर देन g बाई ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन g बाई r, इसका मतलब ओमेगा इज ग्रेटर देन g बटा r का रूट, g बटा r का रूट है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो ओमेगा की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, यहां से ओमेगा की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मैंने कहा ओमेगा मिनिमम की बात करें तो वो अपन जस्ट g बाई r के बराबर ले सकते हैं। g की वैल्यू हमारे लिए क्या है, g की वैल्यू है हमारे लिए 10 और r की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, r की वैल्यू हमें दी हुई है, r की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1। क्या दी हुई है 0.1। तो इसको इधर यहाँ रख जाएंगे 100 हो जाएगा। तो आपके लिए ओमेगा मिनिमम आ रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मिनिमम की वैल्यू क्या आ रही है 10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। कहीं पे कोई घोटाला किया है क्या अपन ने, आर से बड़ा होना चाहिए। आर अपने को सवाल में क्या दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब फाइंड आर एंड ओमेगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एच एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ओमेगा नीड टू हैव नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच है। इनका अच्छा हमारा जो आंसर दिया है वो 7√2। अच्छा जी की वैल्यू अगर 10 ना ले, मान लो कि जी की वैल्यू लें यहाँ पर 9.8, क्या लें 9.8, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने कहा ये 98 हो जाएगी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा इसको अपन 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, 49 इंटू 2 लिख सकते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब 49 यानी कि आपका आ जाएगा 7√2। क्या आ जाएगा 7√2, 7√2 दिया है क्या आंसर, हाँ ठीक है सेम बात है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ए वाला पार्ट आपके बहुत अच्छे से पेज में उतर गया। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है इसी सवाल के बी वाले पार्ट में आते ही, इट इज डिजायर टू मेजर द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग द सेटअप बाय मेजरिंग एच एट एक्यूरेटली। ओके हाँ, और आपको दिया लीस्ट काउंट इन मेजरमेंट ऑफ एच इज, एच का जो लीस्ट काउंट है मेजरमेंट का वो आपको क्या दिया हुआ है 10 की पावर -4 मीटर। मैंने कहा अच्छा फिर तो ये एरर्स, यहाँ पे एरर का सवाल बन गया। अभी आपने पढ़ी नहीं है एरर्स, कोई बात नहीं, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, आंसर तो आप निकाल ही लेंगे। अच्छा पूछा किसका है, निकालना किसका है भैया, डेल्टा जी इन द मेजरमेंट और जी की वैल्यू 9.8 लेना, ये सवाल में बोला है। मैंने कहा अच्छा अब आप ध्यान से देखें, मुझे अगर जी निकालना है, तो यहां से देखिए h मेरे लिए क्या आ गया है, h आ गया है r माइनस जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। r कांस्टेंट है, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अभी आपने पढ़ा नहीं है। माइनस ऑफ डेल्टा जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, आपको चाहिए डेल्टा जी, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा एच है। डेल्टा एच कहां से मिलेगा, यहां से मिल जाएगा क्योंकि आपको लिस्ट काउंट दिया हुआ है। अगर आपको डेल्टा जी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, अगर ये मिनिमम चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ओमेगा भी कौन सा मिनिमम वाला रखना पड़ेगा इनटू डेल्टा एच है। तो ओमेगा मिनिमम यहाँ निकाल लिया है हमने, डेल्टा एच अपने को सवाल में मतलब जो है वो लिस्ट काउंट से पता लग जाता है। आपको कहाँ पता लगेगा ये सवाल, जब अपन एरर्स नाम का चैप्टर पढ़ लेंगे तो बी वाला पार्ट जो है वहां पे ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी।
तो ये था अपना सवाल नंबर फर्स्ट। ये कौन सा था? सवाल नंबर फर्स्ट जो है एक ही किस्म का सवाल अपने अगर अच्छे से अपने से कर लिया है तो बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत भैया मिट जाइए, ताकि अपन आगे वाले सवाल पे बढ़ पाए, सवाल नंबर 2 पे। बढ़िया हो यार, मिटने में बड़ा भाव का। चलिए पढ़ते ही सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या है? तो भी लिया ना होमवर्क में। हाँ, पार्टिकल और मास इन सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसका रेडियस r है। ये भी जेईई में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में 1994 में। सर्कुलर कर रहा है पार्टिकल जिसका रेडियस r है, मास आपका m है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। ओहो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी किसी टाइम t पे t इज टू t पे जो ac दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको? वो k स्क्वायर r t स्क्वायर दिया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। वेयर k इज कांस्टेंट है, पावर डिवाइडेड बाय फोर्स में। अब मैंने कहा क्या दिया बे? v स्क्वायर बटा r की वैल्यू क्या दी हुई है? k स्क्वायर r t स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ गई? k r t आ गया भाई साहब। अच्छा, तो अगर यहाँ पे दो डायरेक्शन में फोर्स होगा, मैंने कहा कौन कौन सा? एक होगा आपका सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, ये आपका, और एक टेंजेंशियल होगा। अच्छा भाई साहब, टेंजेंशियल कितना होगा? अच्छा, पावर क्या होती है? पावर होता है आपका, पावर होता है F डॉट V इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो ये आपका FV sin थीटा आ जाता है। V की डायरेक्शन तो इधर ही है, तो भैया ये वाले का तो पावर 0 होगा, ये वाले का तो पावर 0 होगा, सॉरी F डॉट V FV cos थीटा FV cos थीटा। तो ये वाले का पावर 0 होगा, काहे को? कि कोस के बीच का फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। मैंने कहा अकेला हमारा इंटरेस्ट किसमें है? इसमें है। मेरे लिए पावर क्या हो जाएगी? F टेंजेंशियल इंटू आपका स्पीड इंटू कोस 0 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, हो टेंजेंशियल फोर्स कैसे पता करेंगे? मैंने कहा यहाँ से एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं टेंजेंशियल वाली, वो तो dv बाई dt आती है, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दिया है तो आपका हो गया है k इंटू आर। क्या हो गया है? k इंटू आर हो गया है। मैंने कहा मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स आ जाएगा। तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो m के आर आपका फोर्स आ गया, इंटू आपको स्पीड तो आप निकाल के बैठे ही, जो कि है k r t। तो यहां से ये हो जाएगा m k स्क्वायर r स्क्वायर t, m k स्क्वायर r स्क्वायर t, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा। अच्छा भैया ध्यान से देखिएगा, ये आपका स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड आ गया, उसका डिफरेंशिएशन यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था क्या आपके लिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही तो है यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल दिया, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से मल्टीप्लाई करके वही आइटम क्या बन गया? फोर्स बन गया, इंटू आपने स्पीड कर दिया, इंटू आपने कोस 1 कर दिया, क्योंकि बीच का एंगल 0 है। तो हमने यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स का ही पावर लिखा है, रेडियल का काहे नहीं लिखा? 0 होगा ना, बीच का एंगल क्या है? बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, ये सेकंड सवाल हो गया है। इसके बाद शायद एक और थर्ड नहीं दिया होगा, अभी फोर्थ दिया होगा। फोर्थ अच्छा सवाल, फोर्थ काफी लंबा सा दिखाई दे रहा है, जेईई 1997। बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं फोर्थ वाले सवाल पे। चलिए बोर्ड हो गया चकाचक, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 नहीं था, नेक्स्ट कौन सा होमवर्क है? फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं भाई साहब क्या है फोर्थ वाले में। फोर्थ में हमारे लिए है 2 blocks of mass m1 and m2 connected to each other by massless and extensible string of length अच्छा placed along diameter of a turntable। यानी कि कुल मिला के बात ऐसा है कि एक टर्न टेबल है। क्या है? एक टर्न टेबल है जिसकी डायमीटर के अलोंग 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। जिसकी डायमीटर के अलोंग क्या किया हुआ है? 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। ब्लॉक का मास है m1 एंड m2, यानी कि यहाँ पे रख देते हैं। मान लो कि m1 यहाँ रखा हुआ है और m2 कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है। ये मान लीजिए सेंटर है और ये वाली दूरी मान लेते हैं r1 है और ये वाली दूरी क्या है? r2 है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और टर्न टेबल घूम रही है, मान लो कि ऐसे ओमेगा से घूम रही है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो सवाल में आपको m1 दिया हुआ है, m1 आपको दिया हुआ है 10 kg है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। m2 जो है वो आपको दिया हुआ है कि क्या है? 5 kg, m2 5 kg। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत।
और जो धागा है यानी कि धागे की जो लंबाई है यानी कि R1 प्लस R2 यानी कि R1 प्लस R2 है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3 यानी कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0.3 दिया हुआ। मैंने कहा बढ़िया भाई साहब। आप प्लेस लॉन्ग डायमीटर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड M1 इज 0.5 यानी कि यहाँ पे जो म्यू है उसकी वैल्यू आपको 0.5 दी हुई। इनका बेहतरीन। और while there is no friction मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है यानी म्यू 0 है यानी स्मूथ है यहाँ पे। अच्छा, टेबल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड यानी कि ये ओमेगा आपको दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। मैंने कहा अच्छा सेंटर O है, ये वाला आपका सेंटर O हो गया। At a distance, अच्छा mark पर place the diameter bar so that M1 is at a distance of 0.124 मीटर from O। यानी कि सवाल में आपको R1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है R1 आपको दिया हुआ है 0.124 मीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। The masses are observed to be at rest with respect to one another on the turntable है। Calculate the frictional force on M1। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, अगर आप ध्यान से देखें तो इस धागे में टेंशन लग रही होगी ऐसे, इस पे ऐसे लग रही है और इसमें ऐसे लग रही है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। चीटा बन के अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं, चीटा बन के अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो मेरे पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा और मेरे लिए सूडो जो है वो इधर लग रहा होगा। और इस वाले केस में अच्छा भाई फ्रिक्शन की डायरेक्शन अभी अपन ने डिसाइड नहीं की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें, आप पहले यहाँ इस पे बैठेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस पे बैठेंगे तो आपको दिखाई देगा भैया कि यार इधर क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा M2 ओमेगा स्क्वायर R2। क्या लग रहा होगा M2 ओमेगा स्क्वायर R2। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। M2 दिया हुआ, मैंने कहा हाँ। क्या ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ, मैंने कहा हाँ। R2 दिया हुआ, मैंने कहा हाँ भाई साहब, क्योंकि R1 दिया हुआ है तो R2 कहां से मिल जाएगा, R2 आपका आ जाएगा 0.3 में ऐसे घटाना है आपको, क्या करना है 0.124 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका हो गया है 6 और 9 में से 2 चला गया 7 एंड 2 में से 1 चला गया यानी कि आपका हो गया है 0.176। ये आपका R2 हो गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो R1 पता है, R2 पता, और ये रुका हुआ लगेगा तो जो टेंशन आपके पास यहां से आ जाएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा वो होगी M2 ओमेगा स्क्वायर R2। क्या होगा M2 ओमेगा स्क्वायर R2। अब आप ध्यान से देखें तो M2 की वैल्यू जो है वो आपके लिए है 5 और ओमेगा स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपके लिए 100 इंटू आपके लिए आ जाएगा 0.176। क्या आ जाएगा 0.176। अब आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आ रही है आपके लिए 5 इंटू 17.6 यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंजों 30, आंसर 3, 4 पंजा 35 और 8 हो गया आपके लिए, आंसर 3 हो गया यानी कि 8, 5 एंड 8 यानी कि 88 न्यूटन। टेंशन आपके लिए क्या आ रही है 88 न्यूटन। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अगर आप चीटा बन के इसके ऊपर बैठेंगे और तो आपको क्या लगेगा कि इधर की तरफ क्या लग रहा है M1 ओमेगा स्क्वायर R1। मैंने कहा इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं कि कितना है। M1 आपके लिए क्या है 10 है, M1 क्या है 10 है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने कहा 100 हो जाएगा, है ना। 10 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। R1 क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है 0.124। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ रहा है आपके लिए 124। क्या आ रहा है 124। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अगर ये 124 है और ये तो आपका 88 है, ये क्या है 88 है और ये आपके लिए 124 और ये चीटा को ये किधर मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन ही तो रोक के रखा होगा बे। अगर फ्रिक्शन रोक के रखा होगा तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखें तो इस पे क्या हो रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा है आपके लिए 124, इधर की तरफ क्या लग रहा है 88 लग रहा है, फिर क्या लग रहा है फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए 124 माइनस 88, 124 माइनस 88 है। तो ये आपके लिए आ गया है 88, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 14 में से 8 गया तो ये 6 बच गया और आपके लिए क्या बचा 11 में से 3 गया, 36 आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर आपके लिए आ जाएगा
36 न्यूटन। 36 न्यूटन का फ्रिक्शन जो है इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, 3 पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया है 36 न्यूटन। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड बोल रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्न टेबल सो दैट मासेस विल स्लिप फ्रॉम what should be the minimum angular speed of the turntable so that masses will slip from the position। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके लिए ओमेगा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। क्या होगी? मैंने कहा ये वैल्यू बढ़ती रहेगी और फ्रिक्शन भी अपनी औकात पर आते रहेगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है उसकी बात करते हैं अपन। वो होगा आपका म्यू इंटू m1g। म्यू आपको क्या दिया हुआ है? म्यू आपको दिया हुआ है 1.2। m1 की वैल्यू क्या है? 10 है। इंटू आपके लिए है m1 इंटू जी, यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल आपका m1g के बराबर आ गया, यानी 10, यानी कि ये हो गया आपका 2। 50 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। तो 88 अगर आप ध्यान से देखें तो ये 88 नहीं रहेगा। फिर आप ओमेगा चेंज करेंगे तो 88 नहीं रहेगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। कितना रहेगा? मैंने कहा रहेगा भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी टाइम पे टेंशन आपका क्या रहेगा? टेंशन आपका रहेगा m2 ओमेगा स्क्वायर r2। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। प्लस जो है प्लस आपके पास फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बेसिकली हमेशा आपके पास अगर आप ध्यान से देखें तो टेंशन आपके लिए हो जाएगा m2 ओमेगा स्क्वायर r2। अच्छा, अब आप इसका m1 वाले का एफबीडी बनाएंगे। इधर क्या लग रहा होगा? मैंने कहा इधर लग रहा होगा आपके लिए m1 ओमेगा स्क्वायर r1 और इधर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। इधर और क्या लग रहा होगा? टेंशन लग रहा होगा। कितना का? m2 ओमेगा स्क्वायर r2। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपके लिए आएगी, अगर ये स्लिप नहीं हो रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल हो गया है, मान लो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम होगा, तो क्या यहां से क्या आ गया है? m1 r1 माइनस m2 r2 इनटू क्या आ गया है? ओमेगा स्क्वायर, और ये जो भी आ रहा हो लेस देन इक्वल टू म्यू m1g होना चाहिए। ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? म्यू m1g। तभी तो स्लिप नहीं करेगा। और जैसे ही इक्वल टू म्यू m1g हो जाएगा तब क्या ये स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा। मैंने कहा हाँ, ओहो। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? ये आपके सवाल में क्या पूछा था? व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगुलर सो दैट द मासेस स्लिप करना स्टार्ट कर ले। वो आपका ओमेगा मिनिमम क्या होगा? वो आपका होगा अंडर रूट ऑफ म्यू m1g डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके लिए? m1 r1 माइनस m2 r2। अब आप ध्यान से अगर देखें तो म्यू की वैल्यू है आपके लिए 1/2, m1 की वैल्यू है आपके लिए 10, g की वैल्यू है आपके लिए 10, m1 की वैल्यू है आपके लिए 10 और r1 की वैल्यू आपके लिए क्या है? r1 की वैल्यू है आपके लिए 0.0124। ये हो गया आपका m1 r1 माइनस m2 r2। m2 की वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू है आपके लिए 5 और r2 की वैल्यू क्या है? r2 की वैल्यू जो है r2 कहाँ गया? ये रहा भाई साहब 0.176। इस वैल्यू को डाल दीजिए, रूट ले लीजिए, तो ये सॉल्व करने पे जो है ये आ रही है 11.67। क्या आ रही है? 11.67 रेडियन पर सेकेंड। अगर इससे भी ज्यादा हो गया भैया तब क्या होगा? फ्रिक्शन बोलेगा कि मेरी मैक्सिमम औकात थी रोकने की, वो लग गई है, अब आप कट लो भाई साहब, अब मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। हो और कोई पार्ट है क्या? How should the masses be placed so that string remaining tight so that there is no frictional force acting on M1? मैंने कहा तीसरा वाला पार्ट आपसे बोल रहा है कि ऐसा कुछ जुगाड़ लगाइए जिससे कि बगैर फ्रिक्शन M1 के लगे भी कार्यक्रम हो जाए। मैंने कहा अच्छा ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? जरा ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन इसके बराबर आ रही है। अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है? m1 r1 m2 r2 के बराबर हो जाए, यानी कि m1 r1 किसके बराबर हो जाए? m2 r2 के बराबर हो जाए। मैंने कहा अच्छा m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू है आपकी 10 r1 मस्ट बी इक्वल टू 5 r2, यानी कि ट्वाइस ऑफ r1 किसके बराबर होना चाहिए? r2 के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। और r1 प्लस r2 आपके लिए क्या है? r1 प्लस r2 है 0.3 और ट्वाइस ऑफ r1 जो है वो r2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये कार्यक्रम मेरे लिए क्या हो जाएगा?
ये कार्यक्रम यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये R1 प्लस R2 को मैं क्या डाल सकता हूं, ट्वाइस ऑफ R1 दैट इज इक्वल टू 0.3, तो 3R1 इज इक्वल टू आ रहा है 0.3, तो R1 की वैल्यू क्या आ रही है 0.1 आ जाएगी। अगर R1 की वैल्यू 0.1 आएगी तो R2 की वैल्यू 0.2 आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम 0.3 आना चाहिए। तब जो है इसको 0.1 की दूरी पे रखना होगा सेंटर से और इसको 0.2 की दूरी पे रखना होगा, तब जाके आपको जो है ये खेला घटित हो जाएगा। बगैर इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि ये टेंशन जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी, रिलेटिव स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं होगी। तो ये ठीक ठाक सवाल था। जेई 1997 में तब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, तब ऐसे टफ सवाल पूछे जाते थे, लेकिन आपके लिए कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। अगर आपने बहुत शिद्दत से समझा है तो फिर आपको, अगर ये सब हो रहा है तो फिर जेई एडवांस आपके लिए कोई बहुत ज्यादा टफ चीज है ही नहीं। मतलब अपन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ के बाद में कौन सा सवाल है, एट्थ वाला सवाल है। फोर्थ के बाद में कौन सा सवाल है, एट्थ वाला सवाल है। एट्थ वाला सवाल हमको लगता है कि भैया हाँ कर लेते हैं, वर्टिकल सर्कुलर का है क्या, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, एट्थ वाला देख लेते हैं। वर्टिकल सर्कुलर पढ़ा दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, जो कि अपना क्या है भैया, अच्छा हाँ यही तो है, हाँ 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 ये सवाल में वर्टिकल सर्कुलर मोशन लगेगा यार, अभी होमवर्क दे दिया गया, खैर दे दिया तो कर देते हैं। बाकी ये सवाल थोड़ा ज्यादा इजी लगता था जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं, यानी वर्टिकल अलग से पढ़ाया, पहले हॉरिजॉन्टल बातें की फिर वर्टिकल में पढ़ने बातें की। खैर कोई बात नहीं, आप पढ़ जाएंगे, उतना कोई टफ नहीं है, आप लॉजिकली समझें। वो क्या रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर करवाया जा रहा है, यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है और धागे की जो लंबाई है अपने पास वो आपको L दी हुई है, कितनी दी हुई है L, और यहाँ पे आपका मास M है, इसको आपने रफ्तार U दी है, क्या दी है U दी है। तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर सकता है, कैसी मोशन, ऐसी सर्कुलर मोशन कर सकता है। वर्टिकल प्लेन की बातें हो रही है, करे नहीं करे वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, कम स्पीड देंगे तो उतना ऊपर जाएगा ही। यहां से L बाई कितना दूरी दिया है, कुछ कितना दूरी दिया है, L बाई 8 की दूरी पे ये बोल रहा है, हो क्या रहा है कि ये जाएगा इधर, यहां से ऊपर जाके कहीं यहां जाते जाते कहीं यहां पे जाके इसकी स्पीड v ऐसे हो जाएगी, और ये सर्कुलर तब बंद कर देगा जब ये सेंट्रीपिटल डायरेक्शन का फोर्स 0 हो जाए। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन का फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा तब ये सर्कुलर करेगा ही नहीं, मैंने कहा जब धागा स्लैग हो जाएगा, धागा अगर स्लैग हो जाएगा उस वाले मोमेंट पे तब क्या होगा, तब मैंने कहा उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, प्रोजेक्टाइल करने लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, माना कि ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, अच्छा ओ नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा नीचे इस पे mg लग रहा होगा, ये लंबाई L होगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये एंगल थीटा है तो ये आपका हो गया 90 माइनस थीटा। मैंने कहा अच्छा ये वाला एंगल थीटा हो गया है, ये वाला एंगल क्या हो गया है 90 माइनस थीटा। सवाल आपको बोल रहा है कि भैया इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल जब करेगा, जब ये वापस यहाँ आ रहा होगा तो इसकी रफ्तार हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी ये प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, इसकी रफ्तार क्या होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां से यहां अपन क्या यूज कर सकते हैं, मैंने कहा एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई साहब पहले यहां से आगे कौन सी एनर्जी बड़ी है, इनका पोटेंशियल एनर्जी बड़ी, कितनी बड़ी है, मैंने कहा ये L होगा और ये दूरी L है। अच्छा ये वाली हाइट क्या होगी, मैंने कहा ये वाली L sin थीटा हो जाएगी, तो L प्लस L sin थीटा, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है mgh, और L प्लस L sin थीटा, यानी इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, दैट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले क्या हुआ करती थी हाफ mu स्क्वायर और आजकल क्या है हाफ mv स्क्वायर। अच्छा एक रिश्ता तो ये आ गया, दूसरा रिश्ता क्या है, मैंने कहा यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगी, ओ हो, तो इसके ऊपर इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, मैंने कहा इधर की तरफ है आपका mv स्क्वायर बटा l, क्या है mv स्क्वायर बटा r, और r की वैल्यू है l, और इधर की तरफ आपके लिए हो जाएगा, ये एंगल है आपका थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा mg sin थीटा, है ना। ये एंगल आपका है थीटा, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा mg cos 90 माइनस थीटा, यानी mg
साइन थीटा, mg साइन थीटा प्लस टेंशन दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटा l है जो। अच्छा, तो टेंशन तो जीरो हो जाएगा इस वाले मोमेंट पे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो g साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, v स्क्वायर बटा l। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ओ हो। और अगर आप ध्यान से देखें तो अब क्या हुआ, मैंने कहा प्रोजेक्टाइल जो है ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बन गया इस वाले मूवमेंट पे, इसकी रफ्तार v है और ये वर्टिकली टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जा रहा है, ये h मैक्स हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस पे। और ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, मेरे को लगता है ये वाली दूरी r/2 हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है। हमको लगता है भैया कि ये जो है आपका रेंज बटा 2 हो जाएगा। मैंने कहा ये l/2 हो गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जो पूरी दूरी है यहां से लेके यहां तक की, ये वाली दूरी को क्या मैं l cos थीटा भी लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ, कहां तक, यहां तक। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी l cos थीटा माइनस l/8 जो कि r/2 है, जो कि क्या है r/2 है। r को मैं क्या लिखता हूं, r क्या होता है मेरे लिए, ये होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अगर ये u हुआ करता था, ये आपका थीटा होता था, ये r होता था। प्रोजेक्टाइल की बेसिक बात है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपके लिए जो आ रही है, यानी l कॉमन ले लीजिए, cos थीटा माइनस 1/8 जो किसके बराबर आ रहा है, जो कि आपके बराबर आ रहा है रेंज r/2 के बराबर। किसके बराबर, r/2 के बराबर। और r क्या होता है, मैंने कहा r होता है इनिशियल स्पीड, और यहाँ पे इनिशियल स्पीड v है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है, यहाँ पे क्या है वो 90 माइनस थीटा, वो क्या है 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आपके लिए क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके लिए जी आ जाएगा। उनका अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें तो v स्क्वायर बटा जी, अच्छा ये जो v स्क्वायर बटा जी है इसकी वैल्यू यहां से डाल सकता हूं, क्या होगी यहाँ से l साइन थीटा को क्या मैं v स्क्वायर बटा जी लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ कैसे, अबे अरे l को इधर ले आइए, g को नीचे ले आइए। तो ये जो कार्यक्रम है मेरे लिए l cos थीटा माइनस 1/8 दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बटा जी था, उसकी जगह क्या मैं डाल सकता हूँ l साइन थीटा। मैंने कहा हाँ, और ये साइन 180 माइनस 2 थीटा बन जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस 2 थीटा, साइन पाई माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो ये साइन थीटा मतलब थीटा खुद ही क्या है आपका 2 थीटा है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा आपका बन गया साइन 2 थीटा। और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, क्या एल ने एल की बत्तियां गुल कर दी। मैंने कहा हाँ, ये कार्यक्रम क्या हो गया है, ये आपका हो गया है cos थीटा माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो गया है साइन इंटू साइन हो गया कोस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने कहा अच्छा, अब आप ध्यान से देखें तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको क्या मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ, इंटू कर दीजिए कोस थीटा। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे वैल्यू आपके लिए आ रही है cos थीटा माइनस 1/8 दैट इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos थीटा। क्या आ गया है, ट्वाइस ऑफ cos थीटा। अच्छा, और क्या आ जाएगा, मैंने कहा आपके लिए आ जाएगा cos क्यूब थीटा। क्या आ जाएगा, cos क्यूब थीटा। हाँ, ट्वाइस ऑफ cos क्यूब थीटा। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन क्या बन गई, इसको इधर ले आते हैं 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा, प्लस आपके लिए क्या है, अच्छा भाई ओ हो इसको इधर ले आया, ठीक लिखा है, 2 cos थीटा इधर ले आया तो माइनस cos थीटा माइनस 1/8 इज इक्वल टू आपका 0 आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से अगर अपन देखें, मान लो कि भाई मैं cos थीटा की वैल्यू आपके लिए रख दूं,
हाँ यहाँ से cos थीटा की वैल्यू, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू रखूं 1/2, cos थीटा की वैल्यू क्या रखूं 1/2, अगर 1/2 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8, और ये क्या है मैंने कहा -1/8 -1/8। हाँ तो ये फिट बैठ रहा है क्या? हाँ हाँ सोच के देखिएगा कि अगर मैं cos थीटा की वैल्यू को 1/2 रख दूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/8 हो गया, है कि नहीं है? -1/8 ये वैल्यू 0 आ रही है ना भैया, ये आ रही है 0, तो इसका मतलब cos थीटा क्या है 1/2 है। अब तो इसका मतलब थीटा क्या है, इसका मतलब थीटा 60 डिग्री है। इसका मतलब ये घटना जो है यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे हुई है, यानी यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे हुई है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सॉरी आपको क्या पता करना है एट द इंस्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ए बी इट्स वेलोसिटी क्या होगी। अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से आप देखें तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जब ये क्रॉस कर रहा होगा तब जो है ये बोल रहा है फाइंड द स्पीड, सॉरी ऑब्जेक्टिव एट द मोशन एट द इंस्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ए बी इट्स वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल फाइंड यू है। अच्छा अगर आप ध्यान से देखिए एल पता है क्या आपको, मैंने कहा हाँ। क्या साइन थीटा पता है, मैंने कहा हाँ। तो क्या वी मिल गया, मैंने कहा हाँ। तो कहां डाल दो वी को, यहां डाल दो, तो क्या यू मिल जाएगा, मैंने कहा हाँ। अरे आगे नहीं यार, अबे अपने को यू निकालना है ना यार चंपक लाल, तो एल साइन थीटा जी से आपका वी स्क्वायर, तो वी मिल गया, वी को यहां डाल दीजिएगा तो इस पूरी इक्वेशन में अननोन कौन हुआ, यू मिल जाएगा। या फिर तूने अगर सर्कुलर पढ़ी हो, माना कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये वाली घटना कहां होती है, वैसे मतलब अपन बात वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर ये वर्टिकल से एंगल थीटा हो तो ये जो कांड होता है, ये कांड होता है वर्टिकल से एंगल थीटा का इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl डिवाइडेड बाई 3gl यानी कि रेडियस, मतलब तो यहाँ पे ये वर्टिकल से एंगल है 30 डिग्री, अगर इसका मतलब ये √3/2 मस्ट बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अगर ये आपको रिश्ता पता हो, अगर आपको ये रिश्ता पता हो तो वो दोनों वैल्यू करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये रिश्ता वैसे अपन ने पता किया है, आगे वर्टिकल में जाके आप देखेंगे तो 3√3 का है, इतना बोल रहे हैं भाई, लाइन लिखा है 3√3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर माइनस ऑफ 4gl। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो आपको क्या चाहिए, आपको u चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा कि अंडर रूट ले लीजिए और 3√3 प्लस आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, अच्छा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर आपका कॉमन क्या आ रहा है, मैंने कहा gl आ रहा है, यही आपका आंसर होना चाहिए। यानी कि आंसर आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू gl। अच्छा ये नहीं पता होता तो आप यहाँ से ये वैल्यू डाल के v निकालते, वी स्क्वायर यहाँ रख देते, तो अननोन पूरे में क्या है थीटा। आपको इस पर्टिकुलर केस में आपका थीटा क्या था, यहाँ हॉरिजॉन्टल से लिया था 60 डिग्री आ गया था, सब कुछ आपको पता था। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसका आंसर जो है आप पीछे से चेक कर सकते हैं, मैच होता हुआ आपको दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। 18 के बाद में आगे बढ़ना है, अपने 8 वाले सवाल के बाद अपने को आगे बढ़ना है 9वें सवाल पे। कौन से सवाल पे, 9वें पे। तुरंत इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं 9वें सवाल पे। थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन था इसमें, अगर आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पहले पढ़ा है, हालांकि थोड़े से लास्ट लेक्चर्स में है ये सब बातें, गलती से दे दिया है। बढ़ जा चलिए भाई साहब, अगला कौन सा सवाल है, अगला सवाल है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड है। ठीक है भैया, सवाल नंबर क्या है, 9वां सवाल है, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड है का। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। इसमें एक बीड है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड है, बीड व्हिच कैन स्लाइड अलोंग इट्स लेंथ इज प्लेस डिस्टेंस l है। अच्छा तो यहाँ से रॉड को घुमा रहे होंगे और यहाँ से कितनी दूरी पे l पे क्या लगा रखा है, एक बीड लगा रखा है। अच्छा
रॉड इज सेट इन एंगुलर मोशन अबाउट ए विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा इसका क्या है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बीड इज म्यू, मान लीजिए मास m है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड देन द टाइम आफ्टर व्हिच द बीड स्टार्ट स्लीपिंग। ग्रेविटी अगर नेग्लेक्ट कर रहा है तो एनर्जी लग ही नहीं रहा है, तो कब जो है बीड स्लीपिंग स्टार्ट करेगा। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें, ये बहुत लंबी है, आपको बहुत लंबा दिया हो, खैर इससे अपना कोई मतलब भी नहीं है। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो बीड है वो क्या कर रहा होगा, सर्कुलर कर रहा होगा, उसके पास रेडियल भी एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल भी होगी। रेडियल कौन दे रहा होगा, मैंने कहा रेडियल इस वाले बीड को दे रहा होगा फ्रिक्शन। कौन दे रहा होगा, फ्रिक्शन। और टेंजेंशियल मैंने कहा नॉर्मल, कौन सा वाला, इनके बीच वाला। नॉर्मल इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, जो कि अल्फा इंटू आर हो जाएगी, यानी आर आपका एल हो गया। नॉर्मल आपका इतना होगा, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यही जो नॉर्मल है भैया, म्यू इंटू एन, जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन यहाँ पे लग सकता है, यानी कि म्यू इंटू एन, जो कि आपका हो जाएगा एम अल्फा एल, जो कि इसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो कि t इक्वल टू टी पे इसका एंगुलर रफ्तार ओमेगा हो गया है, तो ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू इधर खींचने वाला जो फोर्स है, मतलब जो है आपका m ओमेगा स्क्वायर l से कम होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्या, म्यू इंटू एन, है ना, तभी वो रुका हुआ रहेगा। म्यू इंटू एन, अबे जितनी फ्रिक्शन की जरूरत है, जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है, वो जरूरत से कम होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो मैक्सिमम जो ओमेगा, या आपको सवाल में क्या पूछा है, आपको वो पूछा देन द टाइम आफ्टर व्हिच द बीड स्टार्ट स्लीपिंग। मैंने कहा अगर आपका ओमेगा, अगर आपके पास ऐसा हो, अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि भैया म्यू इंटू अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाए। अच्छा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं, ओमेगा यहां से निकाल सकते, अल्फा कांस्टेंट है, यानी डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू आपके पास अल्फा है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी, जीरो से लेके ओमेगा, तो ये वैल्यू आपके लिए आ जाएगी ओमेगा अल्फा टी। ओमेगा क्या होगा, अल्फा टी के बराबर होगा, यानी कि म्यू अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप म्यू अल्फा इज इक्वल टू क्या कर रहा था, ओमेगा स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए टाइम। अगर हमें टाइम चाहिए तो एक अल्फा से एक अल्फा उड़ा दीजिए, टाइम हमारे लिए क्या हो गया है, म्यू डिवाइडेड बाई अल्फा। म्यू डिवाइडेड बाई अल्फा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आप देख लीजिए, ए ऑप्शन में आपको आता हुआ दिखाई देगा, तो ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतने टाइम के बाद में क्या होगा, मैंने कहा भैया ये अगर आप ध्यान से देखें, अगर सूडो की भाषा में बात करूं तो ये जो जरूरत होगी और जो ये रोकने वाला होगा, उससे ये जरूरत ज्यादा हो जाएगी और ये स्लिप करके आगे की तरफ प्रस्थान कर जाएगा। कोई बहुत टफ सवाल नहीं था, ये था आपका सवाल नंबर 9। आगे बढ़ते हैं। 10th वर्टिकल सर्कुलर का अभी नहीं दिया होगा, 8 गलती से दिया है, 11वां शायद दिया होगा, क्या दिया होगा, 11वां दिया है क्या, मैंने कहा हाँ 11 दिया होगा, 11 दिया होगा, 12 दिया होगा, क्या क्या दिया है, मैंने कहा 11, 12 एंड 15, 11, 12 एंड 15 गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते ही देखते ही 11, 12 और 15 को जाओ 11, 12 एंड 15। 11वां सवाल देखिए जरा ध्यान से, क्या है 11वां सवाल, कोई इंसेक्ट है, मैंने कहा अच्छा जी 2001 में आया हुआ है, क्या है, एक इंसेक्ट है जो कि ऊपर की तरफ प्रस्थान कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है, ओ हो, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा है। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो इंसेक्ट भाई साहब का मास m मान लेते हैं, इधर इस पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा mg लग रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल है आपके लिए अल्फा, हो। अच्छा, और क्या होगा, मैंने कहा mg के ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos अल्फा। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin अल्फा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो भैया बात ये है कि आपके पास जो n है वो एक, अच्छा ध्यान से अगर आप देखें तो इधर की तरफ जो मैक्सिमम लग सकता है वो आपका है म्यू इंटू एन। क्या है, फ्रिक्शन जो है वो म्यू इंटू एन हो सकता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे अल्फा बढ़ेगा, mg sin अल्फा बढ़ेगा, तो और नॉर्मल जो है वो mg cos अल्फा के बराबर होगा, तो आपका म्यू इंटू एन की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो एक वक्त ऐसा होगा कि जस्ट ये इसके बराबर हो जाएगा, तब तक वो चढ़ पाएगा। अच्छा, यानी कि mg sin अल्फा, mg
साइन अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाए, म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर, यानी कि mg cos अल्फा के बराबर। उसके बाद जो है फिर चढ़ना पॉसिबल नहीं होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, g से g कट गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू है। आपको क्या चाहिए भाई साहब, आपको म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी है क्या सवाल में, मैंने कहा हाँ म्यू की वैल्यू है आपके लिए 1/3, क्या है 1/3, यानी tan अल्फा 1/3 है। अगर tan अल्फा 1/3 है तो उल्टा कर दीजिए, cot अल्फा क्या होगा, cot अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3, cot अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, मैंने कहा tan अल्फा आपका 1/3 होना चाहिए, लेकिन सेकंड में 3 दिया है तो cot अल्फा 3 दिया। मैंने कहा हाँ ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो आप फिट करके आगे बढ़ सकते हैं। सवाल में कोई ज्यादा दम नहीं था, ये था सवाल नंबर 11। क्या उसके बाद 12 भी दिया हुआ है, मैंने कहा हाँ ये ब्लॉक इज प्लेस्ड इनसाइड ए हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर है। मैंने कहा अच्छा, बात करते हैं अपन 12 की, पहले इसको उड़ा देते हैं। ये चकाचक हो गया, बढ़ते हैं तुरंत सवाल नंबर 12 पे। ब्लॉक इज प्लेस्ड इनसाइड ए हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर, ब्लॉक इज प्लेस्ड इनसाइड ए हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर। मैंने कहा अच्छा वैसा ऐसा बना लेते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर हो गया। पेन का मर रहा है तो एक सवाल है, हो जा भाई पूरा चल जाए यार। ये चला के देख लेते हैं इसका क्या हाल है। हाँ ये ठीक चल रहा है, चलिए। तो ब्लॉक इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर है, मैंने कहा बढ़िया। इनसाइड हॉरिजॉन्टल हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर स्टार्ट रोटेटिंग विद 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी ओमेगा आपको क्या दिया हुआ है 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि 1 इंटू 2 पाई कितने में 1 सेकेंड में, यानी कि 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाए 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि एक रेवोल्यूशन में घूम गया 2 पाई, तो टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, तो आपका ओमेगा हो गया इतना थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 2 पाई रेडियन पर सेकेंड है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और एंगुलर पोजीशन ऑफ द ब्लॉक एट विच इट बिगिंस टू स्लाइड इज 30 डिग्री। अच्छा कहां से है भाई 30 डिग्री, अच्छा ये घूम कैसे रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा आपको कितना दिया हुआ है, पोजीशन 30 वो आपको ओमेगा दिया हुआ। अच्छा पता है हॉरिजॉन्टल लेवल पासिंग थ्रू सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगुलर स्पीड। अच्छा और थीटा कहां से है 30 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो यहां से बिलो यानी कि यहां पे आ जाइए आप ब्लॉक को लेके, और ये पूरा कार्यक्रम घूम रहा है ओमेगा से। कैसे घूम रहा है ओमेगा से। मैंने कहा अच्छा मान लीजिए रेडियस आपका r है और ये वाला एंगल आपके लिए क्या है 30 डिग्री है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। हो तो अगर ये घूम रहा है तो ये भी साथ में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। हो ये एंगल अगर 30 डिग्री है, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा mg लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा नॉर्मल लग रहा होगा। अच्छा इसका ये सर्कुलर इसके अबाउट कर रहा है कि इसके अबाउट कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, तो पूरा इसका रेडियस r हो जाएगा। m ओमेगा स्क्वायर r कैसे रहेगा, मैंने कहा m ओमेगा स्क्वायर r इस साइड रहेगा। अच्छा ये एंगल अगर आपका 30 है, ये एंगल अगर आपका 30 है, अच्छा ऐसा बहुत बढ़िया बहुत शानदार। तो ये वाला एंगल आपके लिए क्या आ गया है 30, तो ये वाला एंगल क्या हो गया है 30 डिग्री हो गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, और अच्छा बहुत शानदार। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल आपको हो गया है 60 डिग्री, और ये चाहिए तो ये आपका हो गया है 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो जो mg sin 30 डिग्री है, कौन सा ये वाला कंपोनेंट इधर लग रहा होगा mg sin 30 डिग्री, इधर क्या लग रहा होगा, मैंने कहा इधर लग रहा होगा mg cos 30 डिग्री। मैंने कहा mg के कंपोनेंट कर लिए, इधर रोक के कौन रख रहा होगा, मैंने कहा म्यू इंटू एन, और जस्ट यहाँ पे स्लाइडिंग स्टार्ट कर रहा है तो mg sin थीटा इसके बराबर हो गया होगा। किसके बराबर हो गया होगा mg sin 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री म्यू इंटू एन के बराबर हो गया होगा। एन की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा इन दोनों का सम जो कि है m ओमेगा स्क्वायर r प्लस mg cos 30 डिग्री। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार खूबसूरत। हो हमको क्या निकालना है, हमको r निकालना है, हमको क्या निकालना है r निकालना है। m तो यहाँ से सारा गायब हो गया है, r निकालना अब मेरे लिए कोई टफ चीज नहीं रहेगी। मैंने कहा ये हो गया है g/2, ये क्या हो गया है g/2, यहाँ पे नीचे ले आइए म्यू को, तो g/2 म्यू हो गया है। म्यू दिया है क्या,
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इज 0.6। म्यू क्या है 0.6 से, खैर कोई बात नहीं, म्यू को रख देंगे अपन 0.6 और g/2 म्यू हो गया। g/2 कौन सा साइन बाय म्यू इधर ले आया, इधर क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर r प्लस मेरे लिए क्या हो जाएगा, मैंने कहा g इंटू √3/2, मैंने कहा r चाहिए तो सॉरी ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g/2 म्यू जी, तबियत g/2 म्यू माइनस आपका क्या हो जाएगा g√3/2 है। अच्छा बहुत बढ़िया, तो यहां से आपका कॉमन आ गया है g/2, मैंने कहा ठीक है, और ओमेगा r चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले आइए। अच्छा तो नीचे ओमेगा स्क्वायर ले जाइए और अंदर क्या बच गया आपका 1/म्यू माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा √3/2, g/2 कॉमन आ गया तो ये √3 हो गया, क्या हो गया है √3। अच्छा g की वैल्यू क्या रखनी है भैया, बोल दीजिए, वैल्यू रख दीजिए यार, 10 रख दीजिए, क्या है 10 रख दीजिए, इसको 2 रख दीजिए। ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 1/म्यू, म्यू की वैल्यू आपको कितनी है 0.6 है, तो ये 0.6 यानी 6/10 यानी कि 10/6 हो जाएगा, यानी कि 5/3 माइनस √3, तो पाई स्क्वायर से मोटा मोटा इसको उड़ा दीजिए, तो ये 1/8 इंटू 5/3 माइनस √3 इंटू 1/8 आ रहा है। इसको जो भी है सॉल्व कर डालिए यार, कितना आ रहा है देख लीजिए अपने हिसाब से। 0.17 इंटू 3 कर देंगे तो 2/8, तो बहुत कम सा ही कुछ आंसर आना चाहिए, इसको लगभग आप सॉल्व करिएगा ना, ये वैल्यू 0.24 जैसा इसका आंसर है उसके आसपास आती हुई आपको कहीं दिखाई देगी, तो खैर ये आपका उस तरह से आ जाए, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है। अच्छा दूसरा ये पूछ रहा है अगले वाले में कि फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, फाइंड द व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द सिलेंडर सो दैट द ब्लॉक रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सिलेंडर। अच्छा अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए कोई दिक्कत ही नहीं हो, इनका अगर यहाँ पहुंच जाए भैया, यहाँ पहुंच जाए है ना, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, मतलब यहाँ जाके भी नॉर्मल 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ओ हो, तो ये अपन बातें कर चुके हैं, ऐसी बातें आपने वर्टिकल सर्कुलर में देखी होगी, ये आपका m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, नीचे mg हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे जस्ट नॉर्मल होगा तो चलेगा, है ना, इसकी रफ्तार इधर की तरफ √gr रहेगी। अच्छा तो इसका मतलब क्या है कि m ओमेगा स्क्वायर r को किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। m ने m की बत्तियां गुल कर दी, ओमेगा क्या होना चाहिए, मैंने कहा g/r का रूट होना चाहिए। g की वैल्यू क्या है आपके लिए, g की वैल्यू है आपके लिए 10 है, और r की वैल्यू क्या है, r की व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, तो r की वैल्यू तो अभी भी निकाले है ना भैया, 10/0.24 का आप ले लीजिएगा रूट, जो रूट लेते हैं तो ये सॉल्व करके कितना आता है 6.24 ऐसा कुछ आता है, 6.45 आता है, ऐसा 6.45 रेडियन पर सेकेंड आपका, मतलब पर सेकेंड आ ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ओमेगा है, तो उतना आपको मिल जाएगा। कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था, जस्ट यहाँ पे जाके नॉर्मल 0 हो जाए तो भी ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो भी आप आगे ये सर्कुलर मोशन आराम से कर लेगा। ये कहाँ पढ़ेंगे आप, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जैसा धागे के साथ ब्लॉक को रख के धागे को ऐसे करते हैं, वैसे ही आप ब्लॉक को इसके अंदर रख के कर सकते हैं। जो काम वहां टेंशन करेगा यहाँ पे वो नॉर्मल कर रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का रोल आ गया है। तो एक सवाल ऐसे है जिसमें वर्टिकल इन्वॉल्व थी, क्या कोई बात नहीं, वो भी तो आप पढ़ ही रहे हैं ना, आगे पढ़ ही लेंगे। अगर आप आगे का लेक्चर नहीं देखे हैं बहुत बढ़िया, और देखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कोई और सवाल है क्या, मैंने कहा 14 वाला सवाल जो है, 14 वाला शायद नहीं दिया होगा, 15 वाला दिया है, IIT JEE 2006 का सवाल है, तो तुरंत इसको देखते हैं और खेला को करते हैं खत्म अपन। उड़ जा लास्ट एंड फाइनल सवाल कौन सा है, लास्ट एंड फाइनल सवाल हमारा 15 वाला सवाल है, IIT JEE 2006 में पूछा हुआ है। मैंने कहा ठीक है भैया, आप तो चल नहीं रहे हैं, कौन चल रहा है, कौन रुक रहा है, कहीं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। आप एक काम की बात करते हैं 15 डबल स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स,
एक मिनट, डबल स्टार सिस्टम तो हम कहाँ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। हालांकि मैं बताता हूँ क्या होता है। डबल स्टार सिस्टम, दो स्टार रहते हैं, अपने सेंटर ऑफ मास के अब घूम रहे होते हैं, है ना। ऐसी आइडिया आपको दे रहा हूँ। हालांकि ये सवाल ग्रेविटेशन में पूरी तरह से अपने आप में पढ़ाया जाएगा। मान लो कि यहाँ पे मास ma है और यहाँ पे mb है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, मैंने कहा प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि भैया दो मास के बीच में प्रेम होता है Gm1m2/r² से। तो ये दोनों जो के बीच में प्रेम होगा और यहाँ कहीं इनका सेंटर ऑफ मास रहता है। कौन रहता है? सेंटर ऑफ मास। ये वाली दूरी r1 है, ये वाली दूरी r2 है। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होते हैं। दोनों क्या कर रहे होते हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करेंगे। रेडियस अलग अलग होगा। बातें ज्यादा डेप्थ में कहाँ करेंगे? मैंने कहा डबल स्टार सिस्टम ग्रेविटेशन में जाके अपन बातें करेंगे। खैर दोनों का ओमेगा सेम होगा, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। अच्छा भाई साहब, ये टेंशन नहीं, यहाँ पे ये जो फोर्स होगा बीच का क्या हो जाएगा? ये आपका फोर्स जो होगा वो आ जाएगा Gm1m2 या Gma/mb। बीच की दूरी आपके पास मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है? r है, तो r²। इतना फोर्स लग रहा होगा। ओमेगा दोनों का सेम होगा, तो हम बातें कर सकते हैं। बाकी r1 r2 कैसे निकालना है वो आपको सेंटर ऑफ मास पर पता लग जाएगा। 2 पॉइंट के सेंटर ऑफ मास निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। r1 की वैल्यू सीधा आप बताएंगे कि mb इंटू टोटल r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। r1 बता देंगे। अरे बहुत आसान है ये तो। तुम तो ये रोज की भाई सेंटर ऑफ मास के और घूमेंगे, ओमेगा सेम रहेगा तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो कुछ भी तो कर, तू r से कोई मतलब थोड़ी है भैया। तो आपका आंसर क्या जाता हुआ दिखाई देगा? आंसर आपको 15 वाले का डी जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम हो जाएगा। बाकी और डेप्थ में बातें अपन कहाँ करेंगे? टाइम पीरियड कैसे वेरी करता है, ये केपलर के लॉज, ये लॉज, बाकी सारी बातें कहाँ करेंगे? ग्रेविटेशन में। तो एक आसान किस्म का सवाल था। खैर अगर आपको पता होता तो, नहीं तो आप पता लग गया, ज्यादा डेप्थ में आपको आगे जाके पता लग जाएगा, इट्स गारंटी। ये सवाल थोड़े से डिफिकल्ट थे। अगर आपको मतलब कोशिश करने मेहनत की होगी आपने उसमें, तो फिर आपको समझ के काफी अच्छा लगा होगा। पुराने सवाल यही के थे, वो काफी टफ आते थे, सब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। आजकल उतने भी टफ नहीं आते हैं, और आए भी तो हम तो चाहते हैं इनकी टफ आए, क्योंकि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर टफ सवाल से आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। जिसकी तैयारी कमजोर रहेगी वो फेल जाएगा, है कि नहीं है? अच्छा भाई साहब, बाकी आप जो है होमवर्क करते रहें और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।